फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, वो बदनाम गलियाँ भाग 4। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि जीनत पार्वती से उसके अतीत के बारे में पूछती है और पार्वती अपनी बचपन की यादों में खो जाती है। अब आगे। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव के चौपाल पर खेलते कुछ बच्चे। एक छोटी सी लड़की भी खिलखिलाती हुई वहां सबके बीच खेल रही थी। पारो आजा, देख बाबा आ गए, बुला रहे हैं तुझे। छोटी दीदी ने पारो को आवाज लगाई, जो कि उसे ढूंढते ढूंढते चौपाल पर ही आ गई थी। आई दीदी, बस 5 मिनट, हमारी एक बारी रह गई है बस, वरना ये सोनिया जीत जाएगी। पार्वती ने मुस्कुराते हुए दीदी से मिन्नत की। उसकी मुस्कुराहट ही इतनी प्यारी थी कि कोई भी रीझ जाए, फिर वो तो उसकी बहन थी। ओफ वो पारो, तू भी ना, चल ठीक है मैं खड़ी हूँ, तू पूरी कर फटाफट अपनी बारी, दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और दूर से ही उसकी मुस्कुराहट की बलैयाँ अपने सर उतार ली। ये हम जीत गए। पार्वती खुशी के मारे जोर जोर से कूद रही थी। अरे चल ना पारो, अब तो बारी भी हो गई और तू जीत भी गई ना, दीदी ने कहते हुए हाथ आगे किया तो पार्वती ने फटाफट आकर उसकी उंगली पकड़ ली। आज बाबा इतनी जल्दी आ गए दीदी, पार्वती ने चलते चलते पूछा। हाँ, बाबा का काम खत्म हो गया था इसीलिए आ गए, तेरे लिए लाए हैं कुछ अच्छा सा, खुश हो जाएगी तो बहुत, दीदी ने उत्साहित होते हुए पार्वती को बताया तो उसकी आंखों में चमक और होठों पर लंबी मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी दीदी का हाथ छोड़ तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ी। अरे रुक तो पार्वती, हम भी आ रहे हैं, हमारे साथ चलो वरना माँ गुस्सा हो जाएगी। दीदी पीछे से बस चिल्लाती रह गई, मगर पार्वती कहाँ सुनने वाली थी। घर के गेट में घुसते ही भागकर बाबा की गोद में चढ़ गई। बाबा ने उसे बाहों में भर लिया। अरे वाह, कहाँ थी हमारी बिटिया रानी, देखो तो हम क्या लाए हैं अपनी बिटिया के लिए। यह कहकर बाबा ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। अरे वाह बाबा, ये क्या है, पार्वती ने फटाफट वो डिब्बी अपने हाथ में लेकर उसे खोलते हुए कहा। तुम्हारे लिए पाजेब और बालियां हैं पारो, लाओ हम तुमको पहना देते हैं, तनिक ध्यान से पकड़ो डिब्बी, गिरा नहीं देना। और ये तुम्हारी दीदी कहाँ रह गई, पार्वती की माँ ने पार्वती को कहते हुए दरवाजे पर निगाह दौड़ाई। हम भागकर आ गए माँ, दीदी आ रही है धीरे धीरे, पार्वती कहकर मुस्कुराई और फिर भागकर माँ की गोद में आ गई और वो डिब्बी देते हुए बोली, लो पहना दो ना माँ। फिर माँ ने पार्वती को बालिया और पाजेब भी पहना दी। पार्वती इतना खुश थी और पूरे आंगन में कूद कूद कर अपनी पाजेब की आवाज़ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। हम यहाँ 2-3 दिन के लिए आए हैं, हमको फिर जाना पड़ेगा, काम है जरूरी, पार्वती के बाबा ने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा। तो यह सुनकर पार्वती भागी हुई आई और बोली, क्यों जाना है बाबा, आज तो आए हो, फिर हमको मेला कौन ले जाएगा, देखो तो सोनिया के बाबा भी ले जा रहे हैं उसको घुमाने कल, पार्वती ने बहुत भोलेपन से कहा। तो उसके बाबा ने एक बार उसकी माँ की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए पार्वती की तरफ। अच्छा, तो हमारी बिटिया को मेला घूमना है, कहकर बाबा ने एक बार फिर उसे गोद में बैठा लिया। हाँ, और वहाँ से गुड़िया भी लानी है, सोनिया की गुड़िया से भी अच्छी। यह कहकर पार्वती अपने बाबा की गोद से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर भोला सा मुंह बना लिया। अच्छा ठीक है, फिर तो हम कल ही चलेंगे, ठीक है, अब तो खुश है ना हमारी बिटिया। ये सुनते ही पार्वती खुशी से कूदने लगी और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ भागी। अरे अब कहाँ जा रही है पारो, माँ चिल्लाई तो पार्वती ने पलटकर देखा और खिलखिलाते हुए बोली, माँ हम सोनिया को बताने जा रही हैं और उसे अपनी बाली और पाजेब भी तो दिखाएं। यह कहकर वो बाहर भाग गई। आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते, डर लगता है हमको, 2 जवान बिटियां हैं घर में, ऐसे कई दिन अकेले रहते हैं हम, कोई ऊंच नीच हो गई ना किसी दिन तो फिर जिंदगी भर रोते रहना, पार्वती की माँ ने बाबा की ओर देखते हुए कहा। तो बाबा बोले, अरे कुछ नहीं होगा, बस ये काम पूरा हो जाए जिसकी खातिर आए हैं यहाँ, फिर वापस यही सेट हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है, जैसा आप जानो, पार्वती की माँ ने कहा और उठकर अंदर चली गई। अगले दिन पार्वती सुबह ही अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गई और उसके बाबा भी अपनी लाडली की जिद पर तैयार बैठे थे। तुम लोग यही रहो, पार्वती को घुमा लाता हूँ,
गांव का मेला है, पता नहीं माहौल कैसा हो, तुम लोगों का जाना ठीक नहीं। पार्वती के बाबा ने माँ से कहा और पार्वती का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो लोग मेले के गेट पर थे। साथ में सोनिया भी थी अपने पिता के साथ। यहाँ तो बड़ी भीड़ है, इतनी भीड़ में बच्चों का हाथ पकड़ना ठीक नहीं रहेगा, इनको ऊपर बिठा लेते हैं। पार्वती के बाबा ने सोनिया के बाबा से कहा और फिर दोनों ने दोनों को अपने अपने कंधे पर बैठा लिया। अरे वाह बाबा, यहाँ से तो पूरा मेला दिख रहा है और कितना मज़ा भी आ रहा है। पार्वती और सोनिया खुशी से चहकते हुए बोली और फिर वो लोग आगे बढ़ गए मेले की तरफ। बहुत बड़ा और सुंदर मेला था। बड़े बड़े झूले थे, दुकानें थी, करतब दिखाते कलाकार भी थे। वहाँ इतनी भीड़ थी कि सोनिया और उसके बाबा का पता नहीं कहाँ पीछे छूट गए थे। पार्वती मेला देखकर बहुत खुश थी। उसने इससे पहले कभी मेला नहीं देखा था। बाबा ने पार्वती को एक प्यारी सी गुड़िया भी दिलवाई। फिर वो लोग खाने के स्टॉल पर पहुँचे और बाबा ने कंधे से उतारकर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। हाँ तो बिटिया, क्या खाओगी? बाबा ने पूछा। टिक्की। अच्छा, हम लाते हैं, तुम यहीं बैठो, जाना नहीं कहीं, ठीक है? बाबा ने पार्वती को बोला और टिक्की लेने चले गई। वहीं पास में एक कलाकार बंदर का करतब दिखा रहा था। पार्वती ने देखा तो खुशी से झूम उठी और उठकर उस ओर बढ़ गई और तमाशे की भीड़ में घुस गई और तमाशा देखने में इतनी मशगूल हुई कि उसे ये भी ना याद रहा कि उसके बाबा उसे सब जगह ढूंढ रहे होंगे। वो तमाशा देखने में लगी हुई थी और उसके बाबा घबरा कर उसे आसपास की स्टॉलों पर आवाज लगा रहे थे। पारो पारो, कहाँ चली गई तुम बेटा? तभी एक 14-15 साल का लड़का जो काफी देर से वहीं बैठा पार्वती को एकटक देख रहा था, उठा और पार्वती के बाबा के पास जाकर बोला, वो जो आपके साथ थी वो वहाँ है। यह कहकर उसने उस तमाशे वाले की तरफ इशारा किया। यह सुनकर बाबा उसका शुक्रिया करते हुए उस तरफ भागे और कुछ पल बाद ही पार्वती उनकी गोद में थी। वो वापस वहां आए जहां वो लड़का बैठा हुआ था और पार्वती को भी पास ही एक कुर्सी पर बैठा दिया और उस लड़के का एक बार फिर से धन्यवाद कहा। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, ये एहसान कैसे चुकाएंगे आपका? अरे इसमें धन्यवाद कैसा, मैंने आपको परेशान देखा तो बता दिया। उस लड़के ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। क्या नाम है बेटा आपका और कहाँ रहते हो आप? पार्वती के बाबा राजेश ने पूछा तो वो लड़का मुस्कुराया और बोला, जी विजय नाम है मेरा और मैं भी इसी गांव में रहता हूँ। आपको भी जानता हूँ मैं, आप पत्रकार हैं ना? मैंने बाबा के साथ आपको कई बार देखा हुआ है। आप मिलने आए थे ना उनसे? उस लड़के ने बड़े ही भोलेपन से कहा। तुम्हारे बाबा? कौन है तुम्हारे बाबा? राजेश ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ जवाब देता, उसके साथ आया खट्टा कट्टा आदमी बोला, छोटे मालिक हैं ये, जमींदार साहब के बेटे। क्या? यह सुनकर राजेश का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो अपने मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, तेरी लीला भी कितनी अपरंपार है। एक राक्षस के घर एक हीरा कहाँ से पैदा कर दिया। चलिए छोटे मालिक, वो आदमी उस लड़के से बोला तो वो लड़का उठा और पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, विजय नाम है हमारा, तुम्हारा क्या है? दोस्ती करोगी? मगर पार्वती चुपचाप बैठी रही। शायद वो समझ नहीं पाई थी कि क्या कहे। 2 साल की ही तो थी। इसका नाम पार्वती है, पारो कहते हैं इसे प्यार से, राजेश ने कहा और पार्वती को गोद में उठा लिया और वहां से जाने लगा। तो उस लड़के ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाकर बाय कहा और इस बार पार्वती उसको देखकर मुस्कुराई और उसने भी हाथ हिलाकर बाय का इशारा किया और धीरे से बुदबुदाई, विजी। वो लड़का विजय वहीं खड़ा काफी देर वहां से जाती पार्वती को देखकर हाथ हिलाता रहा और पार्वती ने भी अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखें झपकाते हुए भोलेपन से उसे देखा और उसके मासूम से चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। शायद वो एक बड़ी प्यारी मुस्कुराहट ही विजय की आंखों में कैद हो गई थी। छोटी सी पार्वती सुंदर, मासूम और लुभावनी तो थी ही, जिससे भी मिलती उसी के दिल में घर कर जाती थी। घर पहुंचते ही पार्वती भागकर अपनी बड़ी दीदी नंदिनी और छोटी दीदी चंचल के पास पहुंच गई और उनको मेले के बारे में बताने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर बेइंतहा खुशी झलक रही थी। वो पहली बार मेले में गई थी, इसीलिए बढ़ चढ़कर वहाँ की बातें बता रही थी और खुद को सबसे खुशकिस्मत भी मान रही थी। देखो दीदी,
मुझे तो बाबा ने प्यारी गुड़िया भी दिलाई। मुझे तो मेले में बहुत मज़ा आया। आप क्यों नहीं आई साथ? पार्वती ने भोलेपन से पूछा। क्योंकि हमें वहाँ के बारे में अपनी पारो से सुनना था, इसीलिए। अगर हम भी चले जाते तो फिर हमारी प्यारी पारो ये सारी बातें किसे सुनाती? बड़ी दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे हमारी पारो हमारे लिए क्या लाई, पहले ये तो बता। छोटी दीदी चंचल ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा तो उसने बड़ी ही मासूमियत से उदासी के साथ अपने बाबा की तरफ देखा। यह देख राजेश ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 2 कंगन के जोड़े निकालकर पार्वती के हाथ में थमा दिए, जिनको देखते ही एक बार फिर से वो चहक पड़ी और अपनी दोनों दीदियों को देते हुए उनके गले लग गई। पारो सबसे छोटी थी और घर में सबकी लाडली थी। दोनों बहनों की तो राज दुलारी थी। उसकी बड़े बहनें काफ़ी बड़ी थी। बड़ी बहन नंदिनी 18 साल की थी और छोटी बहन चंचल 12 साल की। पार्वती की माँ कृष्णा 45 साल की बहुत समझदार महिला थी और पति के पीछे घर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही थी। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण वो इससे होने वाले दुष्प्रभावों को भी अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दे रही थी और नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों को भी वही कष्ट भोगना पड़े जो उसने भोगा। पार्वती के पिता राजेश एक पत्रकार थे और समाज से जुड़े नाजुक मुद्दों पर आए दिन कुछ न कुछ सूत्र इकट्ठा करते रहते थे। इसी कारण उनका एक जगह टिकना नहीं रहता था और वो आए दिन काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते थे। उनके इसी काम के कारण कृष्णा बहुत चिंतित रहती थी। मेले से आए 2-3 दिन बीत चुके थे, मगर विजय के दिमाग से पार्वती का वो मासूम और मुस्कुराता चेहरा हट ही नहीं पा रहा था। विजय उस गांव के जमींदार का बेटा था और जमींदार में अपने ओहदे की बहुत अकड़ थी। इसी के तहत उसका गांव वालों पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके डर से कोई बच्चा विजय के साथ भी खेलना नहीं चाहता था, जिसने विजय को बहुत उदास कर दिया था। विजय पार्वती से उम्र में 5-6 साल बड़ा था, तो जाहिर है कि वो उससे ज़्यादा समझदार और संवेदनशील था और उसकी उम्र अभी थी भी ऐसी। छोटी सी पार्वती की मासूमियत और मुस्कुराहट उसके दिल में घर कर गई थी और उसके मन में अलग सी बेचैनी और तरंगे उठने लगी थी। पूरा समय उसके मन में वही पार्वती घूमती रहती, मुस्कुराती, पलकें झपकाती। हालांकि इन भावनाओं से वो भी अनजान था और ना ही उसे प्रेमाकर्षण के बारे में कुछ पता था, मगर पार्वती से दोस्ती करने की, उसके साथ समय गुजारने की और उसे देखने की ललक उसके अंदर पैदा होने लगी थी। वो अब हर रोज पार्वती को उसकी दोस्त सोनिया के साथ खेलते हुए देखता रहता था। एक दिन पीछे से किसी ने उसे पुकारा, विज्जी। इतनी मीठी और प्यारी आवाज़ सुनकर उसने पीछे पलटकर देखा तो पार्वती सोनिया के साथ वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही विजय मुस्कुराया तो पार्वती ने भी भोली सी सूरत बनाकर पलकें झपकाते हुए, हल्की सी गर्दन झुकाते हुए उसकी ओर देखा और बड़ा सा मुस्कुराई और फिर अपनी प्यारी सी मीठी आवाज़ में बोली, विज्जी, ऐसे क्यों बैठे रहते हो तुम? खेलोगे हमारे साथ? अपना नाम सुनकर विजय जोर से हंसा और बोला, अरे पार्वती, हमारा नाम विज्जी नहीं विजय है। विजय, अब सही से बोलना, ठीक है? विजय ने पार्वती को समझाते हुए कहा। ठीक है, अब से हम तुम्हें विज्जी ही कहा करेंगे। तुम हमारे दोस्त बनोगे विज्जी? अब सही कहा ना हमने? पार्वती ने एक बार फिर भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा तो विजय को एक बार फिर हंसी आ गई। ठीक है मेरी तोतली, अभी तुम यही बोल लो। ये नाम भी अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाना, ठीक है? नाम मत बिगाड़ना हमारा। विजय ने हंसते हुए कहा तो पार्वती ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और ऐसे हुई पार्वती और विजय की दोस्ती की शुरुआत। अब तो विजय रोज पार्वती और सोनिया के साथ घंटों घंटों चौपाल पर खेलता रहता और इस बीच उसने ना जाने कितनी बार पार्वती को अपना नाम समझाना चाहा, मगर अब पार्वती को तो जैसे विज्जी नाम ही पसंद आ चुका था। या तो वो जानबूझकर वो नाम लेती थी या फिर उसे वाकई उसका नाम लेना नहीं आ रहा था। अब ये बात तो पार्वती ही जानती थी। कभी कभी विजय उसके लिए उसकी पसंद की चीजें भी ले आता था और जब पार्वती उन चीजों को देखकर खुश होती तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान बिखर आती। आहा, मतलब मेले में मिली थी तुम अपने विज्जी से पहली बार? जिनत की आवाज ने पार्वती को फिर से वर्तमान में लाकर पटक दिया और जैसे एक बार फिर वो एक खूबसूरत आसमान से कंटीली जमीन पर गिरी हो। हाँ,
पार्वती ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, अरे वाह, कितनी प्यारी कहानी है तुम्हारी और तुम्हारे विजय की, मतलब विजय की। जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, है नहीं जीनत, थी, कहानी थी हमारी प्यारी दोस्ती की, अब नहीं है, क्यों भूल जाती हो तुम। यह कहकर पार्वती ने जीनत की तरफ देखा तो उसकी आंखें भर आई। पहले तुम चुप हो जाओ, देखो मुझे समझाती रहती हो और खुद रो रही हो, कम से कम आज तो मत रो, अपने विज्जी के लिए ही सही। जीनत ने पार्वती के आंसू पोंछते हुए कहा तो पार्वती मुस्कुरा उठी। अच्छा ये तो बताओ कि जब तुमको पता था कि उसका नाम विजय है तो उसे विज्जी क्यों कहती थी तुम? जानबूझकर? जीनत ने आश्चर्य से ये सवाल पूछा। हमको पता था तुम यही पूछोगी। सच कहें तो हम शुरू में उनका नाम सही से पुकार नहीं पाए थे, इसीलिए विज्जी कह देते थे, मगर फिर हमको यही नाम अच्छा लगने लगा तो हम जानबूझकर उसका नाम बिगाड़ देते थे। कितना चिढ़ता था वो, फिर हमको तोतली बोलता था तो हमें भी अच्छा लगता था, मगर ये बात उसको नहीं पता थी। उसको तो यही लगता था कि हमें उसका नाम ही लेना नहीं आता। पार्वती ने मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, वाकई तुम तो बहुत चालाक थी और वो बेचारा कितना भोला समझता था तुमको। जीनत ने हंसते हुए कहा, अरे वो कोई बेचारा नहीं था, हमको बहुत परेशान करता था वो, हमारी पसंद की चीज़ें दिखा दिखा कर हमको बहुत चिढ़ाता था वो। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे की खुशी और चमक अलग ही दिख रही थी। दिन के 3 बज रहे थे, वो ना जाने कब से अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। उसकी नज़र घड़ी पर गई। अरे 3 बज गए, चल उठ, आज तो खाना भी नहीं खाया, फटाफट चल, अभी तो मिल ही जाएगा। पार्वती ने जीनत से कहा तो जीनत बड़े अनमने मन से बोली, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं पार्वती, भूख भी नहीं ज़्यादा। हाँ पता है, कोई बात नहीं, जितना मन हो उतना खा लेना, मगर उठो फटाफट, बातों से पेट नहीं भरता, और फिर वैसे भी इतना सब कुछ इस पेट के लिए ही तो सह रहे हैं हम, तो फिर पेट भर क्यों ना खाएं। फिर दोनों खाना खाने चली गई। सभी लड़कियां अपना खाना लगभग निपटा चुकी थी। उनको आता देख वहीं खड़ा शाकाल जीनत को देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुराया तो एक पल के लिए जीनत डर कर पार्वती की ओट में छुप गई। पिछले दिनों उस जल्लाद ने जीनत को तड़पाने और नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसका खामियाजा उसका दिलो दिमाग अभी तक भुगत रहा था, तो जीनत की ऐसी प्रतिक्रिया जायज़ थी। कहाँ थी तुम दोनों अब तक? पड़ी सो रही थी क्या? कोई बात नहीं, सो लो, खूब सो लो, और अब भर पेट खाना भी खा लो, शाम को बहुत काम करना है अभी। शाकाल गंदी हंसी हंसते हुए बोला। उसकी गंदी हंसी और उसकी बातें सुनकर दोनों के चेहरों पर घृणा उतर आई थी, मगर फिर भी वो शांत बनी रही और अपना खाना लेकर खाने लगी। खाना खत्म करने में उनको 5 मिनट भी नहीं लगे। जितना खाना था उतना खाकर वो अपने कमरों की तरफ जाने लगी तो शाकाल पीछे से चिल्लाया, रुको तुम दोनों। शाकाल की आवाज़ सुन वो दोनों जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई थी। शाकाल उनके नज़दीक आया और पार्वती से बोला, रात को आऊँगा तेरे पास, नाटक मत करना उस दिन की तरह, समझी? पार्वती के अंदर जैसे एक आग उबल रही थी, मगर वो फिर भी शांत रही। उसकी लाख हरकतों के बाद भी पार्वती ने कुछ नहीं कहा और जीनत का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। तो शाकाल एक बार फिर पीछे से बोला, और तू जीनत तैयार रहना, शाम को तुझे जाना है कहीं 2 दिन के लिए। यह सुनकर तो जीनत की सांसें जैसे गले में ही अटक गई और उसने एक बार पीछे मुड़कर शाकाल को देखा, जो अभी तक वहीं खड़ा कुटिल हंसी के साथ उनको वहां से जाता हुआ देख रहा था। पार्वती एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी और जीनत का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी सीधा कमरे में ले आई और दरवाजा बंद कर लिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी और सांसें तेजी से चल रही थी, मगर वो चुप थी, कुछ नहीं बोली। पार्वती, ये शाकाल कहाँ जाने की बात कर रहा था? मैं कहीं नहीं जाऊंगी पार्वती। जीनत ने पार्वती का हाथ थाम घबराते हुए कहा तो पार्वती ने अपना दूसरा हाथ सांत्वना के रूप में उसके हाथों पर रख दिया और बोली, शांत हो जाओ जीनत, घबराओ मत, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी तेरे लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है पार्वती, पता नहीं क्या होने वाला है, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ। कितना वहशी है ये शाकाल, छी, डूब पड़ना चाहिए ऐसे लोगों को जो किसी इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसकी तकलीफ, दुख, दर्द और भावनाओं से उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कहते कहते जीनत की आंखें भर आई थी। सच कह रही हो जीनत,
कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं होता। शक्ल जैसा है सामने तो है, मगर उन आस्तीन के सांपों का क्या करे जो पूरे देश में कहीं कहीं छुपे बैठे हैं और हर दूसरे पल किसी न किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। औरत तो कहीं भी सुरक्षित नहीं, ना घर पर ना बाहर। अगर ऐसा ना होता तो आज मैं और तुम यहाँ होते ही नहीं। पार्वती ने भी भरी आंखों से जीनत को देखते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो पार्वती। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता कि इतना प्यारा दोस्त, इतना प्यारा परिवार, फिर ऐसा क्या हो गया था पार्वती कि जो तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल गई। जीनत ने पार्वती की तरफ दर्द भरी नजर डालते हुए पूछा और पार्वती एक बार फिर अपनी यादों के गलियारे में पहुंच गई। वक्त गुजर रहा था और वक्त के साथ साथ विजय और पार्वती की दोस्ती भी बढ़ रही थी। अब तक इनकी दोस्ती को भी 2-3 महीने हो चुके थे। वो लोग घंटों घंटों साथ रहते, लड़ते झगड़ते। भोला मन क्या जाने कि कौन जमींदार और कौन आम इंसान। ये तो बड़ों के दिल का मैल है। बच्चों के दिल तो कोमल ही होते हैं, जिसके दरवाजे सदा सभी के लिए खुले होते हैं। इसी तरह एक दिन जब विजय अपने घर पहुंचा तो देखा हवेली के आंगन में झूले पर उसके पिता बैठे हुए थे। विजय को देखते ही उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और बोले, कहाँ घूमता फिरता है तू आजकल? कुछ तो भेद रख। जमींदार है हम, किस किस के साथ खेलता फिरता है पूरा दिन? दोस्त है बाबूजी, विजय ने डरते डरते कहा। हाँ देखा आज मैंने कौन दोस्त है। कौन है वो लड़की? जमींदार ने कड़कते हुए पूछा तो विजय बोला, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है बाबूजी, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। वो पत्रकार अंकल है ना, उनकी लड़की है पार्वती। विजय ने ये बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, क्योंकि उसे लगा था अब शायद बाबूजी उसे उसके साथ खेलने को मना नहीं करेंगे। और वाकई ये सुनकर जमींदार उस वक्त शांत हो गया और विजय से बोला, चल ठीक है अब जा अंदर। इसी तरह दिन बीतते गए और पार्वती और विजय की निस्वार्थ और निश्चल मित्रता और गाढ़ी हो गई। पार्वती के बाबा लगातार अपने काम पर जाते रहे थे और जमींदार ने भी कभी विजय को नहीं रोका, मगर उनका एक आदमी उन्होंने उस पर नजर रखने के लिए छोड़ रखा था। कैसे 1 साल बीता पता ही नहीं चला। अब पार्वती 10 साल की हो चुकी थी और सब कुछ बहुत प्यारा और सुंदर ही चल रहा था। मगर वो कहते हैं ना, समय कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इनकी प्यारी दोस्ती को भी शायद किसी की नजर ही लग गई थी। रोज की तरह पार्वती और विजय खेल रहे थे और थोड़ी समय बाद उसकी छोटी दीदी बुलाने आई और पार्वती दीदी के साथ जाने लगी तो विजय ने उसे पीछे से आवाज लगाई। विजय की आवाज सुनकर पार्वती पीछे पलटी और विजय के पास जाकर खड़ी हो गई और अपना एक हाथ हल्के से अपने माथे पर रखकर भोलेपन से बोली, हे भगवान, इतना भी नहीं मालूम क्या? पार्वती की बात सुनकर विजय ने पूछा। बाबा कहते हैं जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसे पीछे से आवाज नहीं लगाते, समझे बुद्धू? और यह बोलकर वो खिलखिलाती हुई वापस अपनी दीदी के पास चली गई और उनकी उंगली पकड़ ली। दोनों के ही चेहरे पर एक प्यारी सी भोली सी मुस्कुराहट थी, मगर दोनों में से शायद कोई भी नहीं जानता था कि आज उनकी ये मुलाकात शायद उनकी आखिरी मुलाकात थी। चल पार्वती, वरना माँ गुस्सा करेगी, पार्वती की दीदी ने दोबारा कहा। तो पार्वती ने एक बार फिर विजय को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और फिर अपनी दीदी के साथ वहां से चली गई। फिर पार्वती एक गहरी सांस लेते हुए जीनत को इस दिन की सारी घटना बताती है कि कैसे उन लोगों ने उसकी माँ और बहन के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। सब कुछ खत्म हो गया जीनत, हमारी आंखों के आगे। और हमारा दुर्भाग्य तो देखो, तब तक हम कुछ समझ ही नहीं पाए थे। अभी तस्वीरें धुंधली है, मगर अब सब समझ में आता है। कितना दर्द सहा होगा हमारी माँ और दीदियों ने, जो हम हर बार अपने सपने में महसूस करते हैं। पार्वती ने सुबकते हुए कहा, मगर क्यों किया उन लोगों ने ऐसा, और किसके कहने पर? इतनी दरिंदगी की हद, और उसके बाद कत्लेआम ही कर दिया। जीनत की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। ये सब तो हमें भी नहीं पता कि किसने और क्यों किया, ये तो बस बाबा ही जानते थे। बाबा कुछ भी नहीं बताते थे। उस दिन भी बाबा घर पर नहीं थे। पार्वती ने जीनत की तरफ देखते हुए कहा, फिर क्या हुआ पार्वती? क्या तुम्हारे बाबा आ गए थे? क्या वो तुमको नहीं बचा पाए थे? तुम यहाँ कैसे पहुंची? जीनत के दिमाग में एक के बाद एक ढेर सारे प्रश्न उठ रहे थे। नहीं पता जीनत,
हमें कुछ याद नहीं फिर क्या हुआ था। हमको बस इतना याद है कि जब हमने अपनी आंखें खोली थी तो बाबा हमारे पास में थे। बाबा को देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और हम फिर भागकर रोते हुए बाबा से जा लिपटे। बाबा के भी आंखों में आंसू थे और वो लगातार हमारा सर सहला रहे थे और हम बस चीख चीख कर रो रहे थे और बस रो रो कर बस माँ को ही याद किए जा रहे थे। माँ कहाँ गई बाबा? उन लोगों ने सबको क्यों मार दिया? मगर बाबा कुछ नहीं बोले, वो बिल्कुल शांत थे और उनकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। अचानक उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हमें चलना होगा। उनको पता लग चुका है और अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं, हमें अभी के अभी जाना होगा यहाँ से। यह कहकर बाबा ने हमको फटाफट उठाया और वहाँ से बाहर निकल गए। हाँ, उस दिन बाबा हमारे साथ ही तो थे। हम कितने खुश थे उस दिन कि चलो कम से कम हमारे बाबा हमारे पास हैं। मगर वो खुशी भी कुछ पल की ही थी। बाबा हमको लेकर बस थोड़ा दूर ही आए थे कि अचानक से सामने 3-4 गुंडे से लोग आ गए। वो बहुत बलशाली थे। उन्होंने बाबा का रास्ता रोक लिया और हमें उनसे छीनने लगे। बाबा ने हमें मजबूती से जकड़ा हुआ था और हम लगातार रोए जा रहे थे। उनमें से एक के पास मोटा लठ था। उन्होंने वो बाबा के हाथों पर मारना शुरू कर दिया। बाबा दर्द से चीख रहे थे मगर उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। यह देखकर उसने वो लठ बाबा के सर पर दे मारा। बाबा की चीख निकली और वो धड़ाम से गिर पड़े। बाबा के सर से खून निकल रहा था, उनके हाथ ढीले पड़ने लगे थे। उन लोगों ने हमको उनके हाथों से छीन लिया और हम बस बाबा बाबा ही चिल्लाते रह गए। मगर बाबा के शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी और कुछ ही पलों में बाबा फिर से हमारी आंखों के आगे से ओझल हो चुके थे और हम फिर उनसे कभी नहीं मिल पाए जीनत, कभी नहीं, क्योंकि हम यहाँ आ चुके थे। हमको तो ये भी नहीं पता कि वो अब जिंदा भी हैं या नहीं। यह कहकर पार्वती जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इतना दर्द, इतनी पीड़ा कैसे सही होगी उस वक्त उस छोटी सी पार्वती ने। अब तो जीनत ने भी पार्वती को ऐसे रोते देखकर उसके साथ साथ रोना शुरू कर दिया था। वाकई किसी ने सच कहा है, किसी इंसान की पीड़ा वही इंसान समझ सकता है जो खुद भी किसी पीड़ा में हो। और आज पार्वती और जीनत दोनों ही पीड़ा की नाव में सवार थी। दोनों के ही गम एक दूसरे के सामने निकल कर आ चुके थे और अब वो नश्तर बनकर उनके दिल में बस घाव कर रहे थे। आज की कहानी में हमने पार्वती के बचपन के बारे में और उसके यहाँ तक के सफ़र के बारे में जाना। आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 5 में, जहाँ हम जानेंगे कि शाकाल आखिरकार जीनत को कहाँ भेजने की बात कर रहा था और पार्वती क्या वो जीनत को बचा पाएगी, इस नर्क से निकलने में उसकी मदद कर पाएगी। जानने के लिए पूरी कहानी हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।